एक गणतंत्र के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते। यही है हमारे गणतंत्र की विशेषता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकतंत्र का अक्षय प्रकाश, हमारा गणतंत्र। जी हाँ, इस विषय पर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और साथ ही स्वागत है हमारे स्टूडियो में मौजूद बरेली कॉलेज बरेली के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर AC त्रिपाठी जी का। बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका। धन्यवाद पानी सर। जहाँ तक गणतंत्र की बात है तो सबसे पहले तो हम गणतंत्र का आशय आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। बहुत ही बुनियादी प्रश्न है ये जी। और इस पे कुछ कहने के पहले मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं जयशंकर प्रसाद जी की। अमर पंक्तियां हैं अपने गणतंत्रात्मक इच्छा को लेकर, अपनी स्वतंत्रता भरी संप्रभुता को लेकर। वो लिखते हैं कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी। आराति सैन्य सिंधु में सुबाण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। वाह वाह, अति सुंदर। ये पंक्तियां ये बताती हैं कि जो हमारा भारतीय मानस है, शायद हम इसीलिए भारत कहे जाते हैं कि हम हमेशा ज्ञान में रत रहे हैं। जी। हमें ज्ञान के स्तर पर वो सब कुछ चाहिए जो मनुष्य के सर्वतोन्मुखी कल्याण का सहायक हो सके। हम वेद मार्गी लोग हैं, हम वेद के लोग हैं। वेद का अर्थ ही है ज्ञान। जब हम उन 4 प्रमुख संहिताओं को देखते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जी, तो वहाँ जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हमको दिशा निर्देश प्राप्त होता है। यह जो गणतंत्र की बात है, इस गणतंत्र को हमने यूं समझिए कि 1857 की म्यूटिनी या गदर से, विद्रोह से लेकर के, और 1947 और उसके बाद 3 वर्ष और जी, 1950 तक लगभग 93 साल की हमारी ये यात्रा है आधुनिक भारत में। जबकि आत्मिक भारत पूर्णतया गणतांत्रिक है। जी बिल्कुल। गणतंत्र का अक्षरशः अर्थ ये है कि हम अपने जीवन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भूगोल के लिए, और तब जब राष्ट्र की कल्पना थी या बाद में आधुनिक तौर पर आई है, जब हम उसके लिए एक व्यवस्था की निर्मिति करते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं, तो उसमें अंतिम व्यक्ति तक उसमें शामिल हो, उस व्यवस्था के निश्चयन में अंतिम व्यक्ति तक निर्णय लेने का अधिकारी हो। जब कोई एक ऐसी व्यवस्था खड़ी होती है तो हम गणतंत्रात्मक होते हैं। जी। और अत्यंत हर्ष की बात है कि दुनिया के और देशों की तो बात हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी भारत भूमि है, जिसका भारतीयता एक संस्कृति है, एक दर्शन है, वो सदैव से इस बात की तरफ उन्मुख रहा। हमारी राजशाही हो, हमारी आधुनिक प्रजातंत्रशाही हो, उसमें व्यक्ति, और यूं कहिए कि अंतिम व्यक्ति, उस राजा या उस लोकशाह की दृष्टि में तब भी था, आज भी है। हम गणतंत्र की एक केवल परिभाषा नहीं रचते हैं, बल्कि हम एक गणतंत्र का दर्शन दुनिया को देते हैं। गणतंत्र हमारी परंपरा। अगर आप कल्पना करें पांडे साहब, तो हमारे यहाँ जो अभ्युदय और अंत्योदय की बात है, जी जी, जो सर्वोदय की बात है, जो कभी गांधी के मुंह से निकलती है, कभी दीनदयाल उपाध्याय जी के मुंह से निकलती है, कभी विनोबा भावे के मुंह से निकलती है, वो वस्तुतः वही गणतंत्र की तलाश है जिस पर आपने प्रश्न किया। जी। कोई छूटे ना, जो व्यवस्था की निर्मिति में नियामक न हो, निर्णायक न हो, उसकी संसिद्धि न करता हो।
शाब्दिक रूप से जो गणतंत्र का आशय है भारत के प्रत्येक जन जन से है। जी जी सबकी भागीदारी जी और सबके अपने अधिकार। यूं कहिए कि प्रत्येक की भागीदारी। जी, ऐसी व्यवस्था जो प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रित करती है कि उसका वो चयन करे, उसका परीक्षण करे जी, और वो व्यवस्था अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। जी, ये है गणतंत्र के मायने। जी। डॉक्टर त्रिपाठी, अगर हम अपने इतिहास को देखें, जी प्राचीन इतिहास को देखें, प्राचीन भारतीय इतिहास की ओर नजर डालें, जी तो हमें वहां भी कहीं ना कहीं गणतंत्र प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। वो चाहे फिर महाभारत कालीन युग हो, बिल्कुल। चाहे वो राम राज्य की ही बात क्यों ना हो। हाँ। थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, दो महाकाव्य काल की बात आपने की, जी, इतिहास के वो भी हिस्से हैं। उसके अलावा भी आप देखिए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब देश में बुद्ध का आविर्भाव है, जी, जी, एक विराट ज्ञान परंपरा पहले से हमको प्राप्त है, उपनिषद कह लीजिए या वेदांत कह लीजिए। बुद्ध उसको नए ढंग से परिमार्जित कर रहे हैं। तब ये सारा देश 16 महाजनपदों में बटा हुआ है। हर जगह राजशाही है, मगर ये महाजनपदों का निर्माण, एक प्रांत की तरह निर्माण, एक सूबे की तरह निर्माण और उसकी व्यवस्थापना का जो संकल्प है, वो प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान का है। जी। वो गणराज्य की तरफ इशारा करता है। दक्षिण में आप देखें तो जो चोल शासन व्यवस्था है, वो पूरी तरह लिखित लोकतांत्रिक है। जी, अलिखित नहीं, लगभग वो जो राज्य करने की प्रवृत्ति है चोल वंश में, वो लिखित है। तो चोल वंश को भारतीय लोकतंत्र और गणतंत्र की पूर्व पीठिका माना जा सकता है। अब महाकाव्य काल को देख लीजिए, जी, वो चाहे महाभारत की स्थिति हो या भगवान राम का काल हो। राम राज्य अगर हमारे सोचने समझने में कोई कमी रह गई हो, हमारे इतने बड़े दुनिया के लिखित संविधान में कभी कोई कमी रह गई हो, तो उसका भी लक्ष्य यह है कि वो राम राज्य का सृजन कैसे करें। जी, बिल्कुल। इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं, कुछ नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा काहु न राम राज्य में व्यापा। भी, कोई कष्ट नहीं, जबकि राम राजा हैं, राजशाही है। जी, लेकिन मूल्यों का चयन, प्राथमिकताओं का चयन, जीवन को किस विधि विधान से उत्तमोत्तम की तरफ ले जाना है, लोगों का आपसी सौहार्द, संपर्क, प्रामाणिकता, समग्रता कैसी हो, ये भगवान राम के राज्य से अच्छी कहीं सीखी नहीं जाती। जी, जी, थोड़ा व्यवधान हुआ तो कृष्ण के यहाँ देखिए, जब भगवान कृष्ण है और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना है, उस समय भी तमाम प्रांत हैं, लेकिन उस समय शुभ और अशुभ का संघर्ष है। जी, यहीं के लोग हैं मगर यहीं के दुश्मन, यहीं के लोग हैं मगर यहीं के मूल्यों और विचारों का प्रतिकार कर रहे हैं। अशुभ शुभ का हरण करना चाहता है। जी, अज्ञातवास और पांडवों की समस्त भूमि और स्थिति का छीन जाना, फिर स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण का आकर के कौरवों और पांडवों दोनों को दिशा दिखाना, और न केवल उसी समय बल्कि युद्ध भूमि में बोली गई कही गई जो योगेश्वर कृष्ण की वाणी है, वो तब भी दिशा दिखा रही थी और आज भी दिशा जी, दिखा रही है। और न केवल भारतीय गणराज्य लोकतांत्रिक साम्राज्य को, देश को, बल्कि पूरे विश्व को दिशा दिखाने में समर्थ है। जी, तो हम हमेशा से शुभ और अशुभ की चयन प्रक्रिया के लोग रहे हैं। हमने शुभ को हमेशा वरीयता दी है, हमने व्यक्ति को वरीयता दी है, उसकी गरिमा को वरीयता दी है, उसके सर्वतोन्मुखी कल्याण को वरीयता दी है। तो गणतंत्रात्मक होना, प्रत्येक मनुष्य केंद्रित होना, सबके उदय की भावना की व्यवस्था रचना, ये हमारा, मैं ये कह सकता हूँ, ये कहने की हिम्मत कर सकता हूँ कि ये हमारी वैदिक कालीन प्रवृत्ति है। जी, जो आज तक जारी है। जी, बिल्कुल। आज तो हमारे पास लिखित संविधान है, हमारे पास मजबूत न्यायपालिका है, हर चीज की एक वैधानिक उत्तरदायित्व में हम बने हुए हैं, लेकिन आत्मिक उत्तरदायित्व उससे कम नहीं रहा है जो भारत के इतिहास में दिखाई पड़ता है, गणतांत्रिक होने का, लोकतांत्रिक होने का। इतनी समृद्ध रही हैं हमारी परंपराएं और हमारा इतिहास। डॉक्टर त्रिपाठी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर
जब 1950 में भारतीय संविधान जी सभा का संचार हुआ, जी जी ये कहें कि घोषणा हुई, उस समय की स्थिति के विषय में अगर बात करें तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, जी उसमें क्या ऐसी व्यवस्थाएं थी जो हमारी परंपरा के अधीन थी, हमारे विचारों के, हमारे इस राष्ट्र की व्यवस्था के अधीन थी? तो किस तरह के बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई जबकि 1950 में संविधान निर्माण की बात शुरू हुई? हाँ, देखिए, संविधान निर्माण की जो बात शुरू होती है वो 1950 में पूरी हो जाती जी, है ना। हम आप 24 नवंबर सभा की घोषणा होती है हाँ, उस हम 24 नवंबर 1950 को स्वयं को अपना भारतीय संविधान आत्मार्पित करते हैं, जी। अंगीकृत करते जी, हैं जी। और उस पर चलने की शपथ खाते हैं। जी, हम जी। भारत के लोग, जी, वो किसी एक व्यक्ति का या संविधान सभा के 389 सदस्यों का दस्तावेज नहीं है, जी, या अंततोगत्वा जो 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए उनका दस्तावेज वो नहीं रह गया। जब हस्ताक्षर हो गया तो वो भारत के एक एक व्यक्ति का दस्तावेज हो गया। जी, अब जहाँ तक ये बात है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात है, तो 1935 आते आते आप देखते हैं कि अंग्रेजों के तमाम चार्टर्स में उनकी शोषण की वृत्तियां और शासन करने की वृत्तियां यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दबाव में घटती रहीं। जी, जबकि 1930 में ही पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हो चुकी घोषणा हो चुकी थी। जी, और 1935 के उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में यह कहा जाता है कि जो भारत का हमारा 341 अनुच्छेदों का जो संविधान है, जी, और उसमें 200 प्रावधान करीब ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही बारो किए गए। जी, जी, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको बारो कर लिया गया और रख दिया गया, उन पर बाकायदा 146 सभाओं में, संविधान सभाओं की बहसों में, जिसमें 11 बड़ी सभाएं हैं, उनमें बाकायदा बड़े बड़े लोगों द्वारा डिस्कशंस हुए हैं, देखा गया है। और न केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 का वो अधिनियम है, बल्कि हमने 60 देशों के संविधान की खूब परख की है, खूब चर्चा की है अपनी संविधान सभा में, तब हमने उसको नवंबर 1950 में और 24 नवंबर 1950 को खुद को अंगीकृत किया है। और उसके 2 महीने बाद हमने पूरी तरीके से उसको लागू किया है 26 जनवरी 1950 को। जी, क्या मूल संरचना में जो चीजें रखी गई हैं संविधान की, उस संरचना में जो प्रदेशों की भागीदारी थी या जो क्षेत्र विशेष की भागीदारी थी, उनका किस तरह मूल्यांकन किया गया है? किस तरह से पूरे भारत को एक गणराज्य बनाया गया है, गणराज्य माना गया है? उसका तो हम जानते हैं कि हमने उसकी सतर्कता हमारे देश के महापुरुषों ने, और संविधान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, और आज इत्तेफाक से जो हमारी प्रारूप समिति के अत्यंत विद्वान और कहा जा सकता है कि उस दौर के सबसे हाईली एजुकेटेड जो सोशियो पॉलिटिशियन थे जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, जब उन्होंने संविधान को आत्मार्पित किया है तो उस समय के भाषणों में मिलता है, अगर आप देखेंगे, कि उन्होंने उस संविधान को रचने की कोई क्रेडिट खुद नहीं ली है। उन्होंने उन तमाम लोगों को उसका श्रेय दिया है जिनको खास तौर पर यह कहा है कि ऐसा कोई सदस्य नहीं रहा है इसमें जिसने प्रारूप समिति के रखे गए तमाम मसौदों पर खुलकर राय न दी हो, उसमें समृद्धि न की हो और उसमें सुधार न कराया हो। बहुत सारे लोग थे, खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सरोजिनी नायडू हैं, जेबी कृपलानी साहब हैं, अलादी कृष्ण अय्यर हैं, राव साहब हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जी, जी, जिन जिन लोगों ने बाकायदा उसको संजीदा होकर के परखा है। शायद इसीलिए अंबेडकर जी ने सभी को पूरी क्रेडिट दी है। लेकिन अब ये जो संविधान में स्टेट्स का है, तो हम जब आज़ाद हुए हैं तो हमारे पास यूँ समझिए कि जो भारत हमको मिला है हमारे नायकों को, वो एक अनिर्णित भारत जी, है ना। उसका इतिहास ऐसा है कि तमाम रियासतें हैं, कौन सी रियासत किस धारा में विश्वास रखती है, उन्हें सद्दह पाई गई स्वतंत्रता और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और नायकों पर गर्व है कि नहीं है, ऐसी तमाम रियासतें हैं जो भारत के साथ स्वाभाविक रूप से मिल रही हैं। ऐसी तमाम रियासतें, जूनागढ़, कश्मीर, निजाम हैदराबाद, इन सब की जो
जो नियत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनकी जो आदत बन चुकी है, वो अभी जो हमने वर्षों की मेहनत के बाद, त्याग तपस्या के बाद, खून बहाने के बाद जो आज़ादी पाई है, वो सहसा इनको समझ में नहीं आ रही। जी बिल्कुल। तो हम जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्र नायक हैं वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी रहे, उनकी उनकी दूरदर्शिता और सख्त अनुशासन मिजाजी ने पूरे देश का एकीकरण किया। वो सारे, और ये बात तक होता रहा, गोवा के मिलने तक 1961 तक होता रहा। जी जी। जहां जहां अंग्रेज छोड़ के गए थे और जिनके बारे में कोई निर्णय तो नहीं था, गोवा हो, सिक्किम हो, दादरा नगर हवेली हो, ये दमन हो, बात तक होता रहा। तो हमने उन तमाम भूभागों को मिला है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसमें यह बात बहुत महत्वपूर्ण है जी। कि 1950 में जो हमने संविधान आरोपित किया, खुद को स्वीकार किया, वो सबका हो गया। जी। 30 करोड़ 35 करोड़ की जनता से लेकर के आज 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों का 125 करोड़। संविधान है। जी बिल्कुल। उस संविधान के लोग इतने विद्वान और दूरदर्शी थे कि उन्होंने स्टेट के फॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन का आर्टिकल पहले डाल दिया उसमें, कि आगे जाकर के जब स्थितियां परिस्थितियां बदलें और जब कभी हमें जरूरत हो जन कल्याणार्थ, विकास के लिए, देश की सहूलियत के लिए, देश की सीमा, स्वतंत्रता और रक्षा के लिए, तब हम अपने स्टेट्स को के भूगोल को बदल सकें, जी। नए स्टेट्स का निर्माण कर सकें। ये जो संविधान में चीजें डाली गई, उसकी फलश्रुति आज तक हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड जैसे नए राज्यों का निर्माण किया। और अभी उसकी सबसे बड़ा उसका जो प्रमाण है कि हमने जम्मू और कश्मीर में भी अलग राष्ट्र हमारे देश में बनाए, प्रांत बनाए हैं। जी जी जी। ये हक अगर हमने उस समय नहीं दिया होता तो शायद ये संभव नहीं हो पाता। आज शायद जन दबाव में या जन राजनीतिक आग्रहों के दबाव में शायद हम इस बात के लिए सक्षम ही नहीं होते कि हम अपने भूगोल को रिकरेक्ट कर सकें आवश्यक। आप यकीन जानिए कि ऐसे तमाम देश हैं दुनिया में। अमेरिका जो दुनिया का सबसे सशक्त लोकतंत्र है, उसको बड़ी मुश्किल आएगी अगर अपने वो स्टेट्स को रिकरेक्ट और ज्योग्राफी को रिफाइन करना चाहता हो किसी कारण से, बना विकास के लिए उसके यहाँ, क्योंकि अब जन दबाव बहुत है। तो ये हमारे विद्वान संविधान सभा के बहुत काबिल और अनुभवी लोगों ने ये बात पहले समझ ली थी। यही और विशेषता हमें जरूरत भी थी जी। क्योंकि हमारी रियासतें जो जहाँ जहाँ हम एक राष्ट्र के तौर पर स्वतंत्रता संग्राम में खुद को उभार तो ले गए जी जी, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पे हम भारतीय गणराज्य के अंग बन सकेंगे कि नहीं, ये अभी स्थिति अनिश्चय की थी जी। अगर ऐसा नहीं होता तो पटेल जी को कई रियासतों पर सख्ती नहीं बरतनी पड़ती जी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण जगह पर सख्ती बरती, उन रियासतों को खुद लिया। शायद हो सकता है इसी कारण से ये बात रही हो और स्टेट की सीमाओं को बदलने, निर्माण करने, एकीकरण करने, इन सबका अख्तियार भारतीय संविधान में भारत सरकार को दिया गया। निश्चित ही बहुत दूरदृष्टा थे हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे या जो हमारे पूर्वज थे। चूँकि हमारा ये क्षेत्र पांचाल क्षेत्र है, रोहिलखंड क्षेत्र है, बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारे रोहिलखंड क्षेत्र के लोगों की भी संविधान निर्माण में। क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो आज़ादी हमको मिली है जी, हम लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, कि पढ़ते हैं और शायद गौरवान्वित इसलिए होते हैं कि हमारा जो इतिहास, ये आज़ादी बहुत तपस्या से मिली हुई है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जितनी तपस्या ऋषियों मुनियों ने मोक्ष पाने में की होगी, उससे कहीं ज्यादा तपस्या हमारे ईश्वर से आजादी मिलने में के की होगी, जी जी उससे कहीं ज़्यादा हमारे नायकों ने तपस्या की है, हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने, जी। हमारे समाज के वो लोग जो संसाधन विहीन थे, उतने साक्षर नहीं थे, उन लोगों ने जितनी तपस्या की है, जितना बलिदान दिया है। मैं अगर चर्चा करूं तो जो अगस्त क्रांति है 1942 में, जी, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय आप सोचिए कि गांधी जी जैसे अहिंसक व्यक्ति ने, अहिंसा और सत्याग्रही व्यक्ति ने आमरण अनशन और खुद को प्रताड़ित करने की एक विधा ने, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग जो टेंडेंसी थी गांधी जी की, जिसमें हजारों लोग मारे गए, कई हजार लोग घायल हुए। उसमें गांधी जी ने ये कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट में
कि हमने कांग्रेस को बाजी पे लगा दिया, और दूसरा उसी समय उन्होंने नारा दिया था कि करो या मरो जी। और तीसरी उसकी खास बात ये थी कि आप सोचिए कि क्या जज्बा रहा होगा कि जो सरकार, अंग्रेज सरकार हमें आज़ाद करने जा रही है कुछ साल बाद, उसने उस कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया। जज्बे का आप उस हृदय के तापमान का अंदाजा लगाइए। जी बिल्कुल। उस अविकसित, संसाधन विहीन, अशिक्षित भारत जो गांव में बसता था, उसकी भावना, उसके आवेग का आप अंदाजा लगाइए। जी। यह जो आवेग था ये सारे भारत में था, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, मध्य भारत हो। हम जहां बैठे हुए हैं ये रुहेलखंड जी। का एरिया कहा जाता था इसको। रुहेलखंड में खास तौर पे मुरादाबाद से लेकर के ये पीलीभीत, जितने इसके समीपवर्ती जिले हैं, ये सब आते थे। लेकिन बरेली इस मायने में खास है कि बरेली रुहेलखंड की राजधानी हुआ करता राजधानी था। था। जी। उसके बाद ये राजधानी आंवला ट्रांसफर की गई। बरेली की स्थिति ये थी कि बरेली 11 महीने से ज़्यादा तक आज़ाद हो गया था 1857 की क्रांति के बाद। जी जी जी। ये यहाँ के इतिहास में है, यहाँ की भूमि में है कि जब गदर हुई, मंगल पांडे को फांसी दी गई, गदर हो गई 10 मई 1857 को। 14 मई 1857 को बरेली में ये खबर आई और 31 मई 1857 को नवाब खान बहादुर खान, जो तब के न्यायाधीश हुआ करते थे, लेकिन उनके पास इस तरीके का जज्बा था कि उनकी सेनाओं ने और यहाँ तैनात भारतीय सेनाओं ने, जिसमें लगभग पूरे देश में उनके सेनाओं में 85% भारतीय लोग थे, उन लोगों की 68वीं बटालियन ने विद्रोह कर दिया। 16 अंग्रेज मारे गए, यहाँ का मजिस्ट्रेट मारा गया। बरेली कॉलेज जो अंग्रेजों की पुरानी संस्था है, उसका प्रिंसिपल मारा गया। खान बहादुर खान साहब को उन्होंने पकड़ा, उनको फांसी दी गई और वो पुनः काबिज हुए। लेकिन बरेली और रुहेलखंड की जो धरती है, इसने कई ऐसे लोगों को दिया है। भारत में पहली काले पानी की सज़ा मौलवी कुतुब शाह को दी गई, जो खान बहादुर खान साहब के प्रकाशक थे, और जेमी ग्रीन को दी गई, जो बरेली कॉलेज के विद्यार्थी थे। वो अवध के नवाब के यहाँ चीफ इंजीनियर नियुक्त हुए थे, वहाँ से वो काम करता था, यंग मैन, और इन सब को फांसी दी गई। मौलवी कुतुब शाह पहले व्यक्ति हैं इस एरिया से जिनको काले पानी की सज़ा दी गई। तो ये धरती बड़ी जरखेज़ है। रुहेलखंड की धरती ने बहुत सारे लोगों को का बलिदान दिया है। महीनों महीनों बरेली कॉलेज बंद रहा, 110 दिनों तक बंद रहा। बरेली कॉलेज आंदोलनकारियों और सेनाओं की छावनी बन गया, जो विद्रोही सेनाएं थीं। कानपुर, नागपुर, भोपाल, झांसी, बाकायदा इस बरेली की भूमिका वहाँ से तारतम्य था और स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने आहुति दी। ये कारवा बढ़ता गया। आपने दूसरा सवाल पूछा है कि संविधान में इसकी क्या भूमिका रही। जी जी। ये भी एक गौरव की बात है कि हम जिस शहर में बैठे हुए आज बात कर रहे हैं, यहाँ के 2 लोग संविधान सभा के मेंबर रहे। बाबू सतीश चंद्र जी, जो यहीं बरेली कॉलेज बरेली से एमए इकोनॉमिक्स में थे, पेशे से व्यवसायी थे। कांग्रेस उन्होंने 1935 में ज्वाइन की और 3-4 बार उनको स्वतंत्रता संग्राम में वो जेल गए और बाद में वो संविधान सभा के सदस्य रहे। यूथ कांग्रेस को खड़ी करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इस शहर से 2 बार वो सांसद रहे। संविधान सभा में जो 284 लोगों के दस्तखत हैं आत्मार्पित करते हुए फाइनल ड्राफ्ट में, उसमें बाबू सतीश चंद्र के भी दस्तखत हैं। दूसरे सेठ दामोदर स्वरूप थे। दस्तखत तो उनके नहीं हैं, मगर काकोरी कांड के एक अपेक्षित व्यक्ति वो भी थे जी। और उन्होंने भी बहुत नेतृत्व दिया है आधुनिक काल की लड़ाई में। जी जी। तो चाहे वो 1857 के बाद का रुहेलखंड रीजन रहा हो या आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम जो 1920, 25, 30, 40 की तरफ बढ़ता है, उसमें से रुहेलखंड की ज़मीन का एक बहुत बड़ा योगदान है। उस जज्बे का योगदान है जो हमें गणतंत्र बनाती है। और हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो संविधान है लोकतंत्र का एक अक्षय प्रकाश है। अक्षय प्रकाश। मैं आपकी बात में एक बात जरूर जोड़ूंगा जी। गांधी जी जो 1920 से लेकर के और
आज़ादी तक इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे हैं, निर्देशक रहे हैं। उनके अपने मूल्य हैं, उनकी अपनी वैश्विक पहचान है। उन्होंने 1947 में अपनी हरिजन पत्रिका में हमें एक मंत्र दिया है लिख करके। जी। वही शायद हमारे गणतंत्र की आत्मा है और प्रतिज्ञा भी वही है। वो लिखते हैं कि जरूरी है कि हम हकों और फर्जों का आपसी रिश्ता समझें। जरूरी है कि हम हकों और फर्जों का आपसी रिश्ता समझ लें। मैं ये कहने की हिम्मत करूंगा कि जो हक ईमानदारी से अदा किए गए फर्ज से नहीं मिलता, वो प्राप्त करने लायक नहीं है, वो दूसरों से छीना गया हक होगा। हरिजन में गांधी जी कहते हैं शायद यही हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिशा सूचक मार्ग है। बिल्कुल, हमारा लोकतंत्र अतुलनीय है, अद्वितीय है और अद्वितीय है हमारा संविधान। डॉक्टर त्रिपाठी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इस सारगर्भित चर्चा में भाग लिया। हमारे दर्शकों को बहुत सारी ऐसी बातें बताई, ऐसी जानकारियाँ दी, शायद उनसे वो अब तक वंचित थे। आपका स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।